कक्षा प्रारंभ हुए 10 दिन हो रहे हैं, तो 10वें दिन इस गूगल मीट के पटल पर सभी का स्वागत है। कल हमने तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम यह सूत्र लगभग 3 दिन के अध्ययन के उपरांत समाप्त किया और यह बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण सूत्र है। कल हमने संपूर्ण सूत्र का प्रारंभ से दिग्दर्शन करते हुए और हमने वर्ण समाम्नाय से लेकर उस सूत्र तक क्या क्या अध्ययन किया, संक्षिप्त में भी हमने अध्ययन किया। अब आज 3 सूत्र हमारे पास मध्य में है जो अंतिम में है। परः सन्निकर्षः संहिता, दूसरा हलोनंतराः संयोगः और तीसरा सुप्तिगंतम पदम। ये जो तीनों सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र 3 संज्ञाएं अलग अलग संज्ञाएं करते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता संज्ञा करती है, संहिता संज्ञा। परः प्रथमांतम, सन्निकर्षः प्रथमांतम, संहिता इति प्रथमांतम। त्रिपदमिदम सूत्रम, 3 पद हैं इसमें। शीर्षक क्या होगा? संहिता संज्ञा विधायकम, संहिता संज्ञा विधायकम, संज्ञा सूत्रम। पदच्छेद पदानि कति सन्ति अस्मिन् सूत्रे? 3 पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। परः सन्निकर्षः संहिता, सर्वाणि अपि पदानि प्रथमान्तानि पदानि सन्ति। अत्र अस्मिन् पदे न केषाम् अपि पदानाम् अनुवृत्तिः वर्तते। अतः हिंदी भाषायाम् अस्य अर्थः भवति वर्णानाम् अतिसहितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। संस्कृते वृत्तौ लिखितं, तस्य हिंदी भाषा में यह अर्थ है वर्णों की जो अत्यंत सन्निधि है उसकी संहिता संज्ञा करता है। तो इस सूत्र का क्या अर्थ है आप भी साथ में दोहराएं। वर्णों की अत्यंत सन्निधि को संहिता कहते हैं, है ना, अथवा वर्णों के अत्यंत सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है। सन्निधि का तात्पर्य है समीपता, यानी कि 2 वर्णों की आपस में समीपता हो उसको संहिता कहते हैं। किसी भी वर्णों की आपस में समीपता हो, निकटता, अत्यंत का तात्पर्य किसी दूसरे का उसमें बीच में व्यवधान नहीं होना। जब अत्यंत शब्द आ गया, अगर अत्यंत नहीं कहते तो भी संस्कृत में भी वृत्ति में लिखा है वर्णानाम अतिसहितः सन्निधि, तो वर्णों की अत्यंत सन्निधि। केवल सन्निधि समीपता होते तो ठीक है, मेरे साथ में 5-7 छात्र हैं, सभी मेरे समीप में है, ऐसा अर्थ होता। मेरे सन्निधि में है, 100 छात्र मेरे सन्निधि में अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कहने का तात्पर्य कि 100 छात्र मेरे समीप में अध्ययन कर रहे हैं, तो केवल सन्निधि का अर्थ हो गया। लेकिन अगर हम अत्यंत सन्निधि कहेंगे तो मेरे समीप में मेरे और उस छात्र के बीच में और किसी का व्यवधान नहीं आ रहा है, ऐसा। तो अत्यंत का प्रयोजन है वहाँ। तो वर्णों की अत्यंत सन्निधि को की संहिता संज्ञा कहते हैं। और एक विषय इसमें दूसरा, अब संहिता संज्ञा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी प्रश्न है कि नहीं। संहिता संज्ञा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, जैसा कोई राम शब्द है, राम शब्द है, पहले सन्निधि समीपता समझते हैं ना। राम शब्द है, राम शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। कितने वर्ण हैं? 4। कितने अल हैं? 4। र, आ, म, अ। तो हिंदी में बोलते हैं। अगर संस्कृत में शब्द है रामः तो उसमें कितने शब्द है, वर्ण हैं? 5। र, आ, म, अ और विसर्ग, ठीक है ना। इसमें 5 वर्ण हैं, ठीक। अब ये तो हुई, ये सभी वर्ण आपस में संहिता में है, सन्निधि में है, अत्यंत। र और आ की आपस में अत्यंत सन्निधि है, आ और मकार की अत्यंत सन्निधि है,
म और आकार की अत्यंत सन्निधि है। तो राम में सभी वर्णों की परस्पर अत्यंत सन्निधि है, परस्पर, यानी कि एक दूसरे से, र से आ से म की, म से अ। लेकिन उससे हमारा क्या प्रयोजन? इस व्याकरण के जो हम आगे प्रकरण पढ़ रहे हैं, संहिता संज्ञा करने का लाभ, प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन यह है कि हम आगे जितने भी सूत्रों में संधि इत्यादि कार्य करेंगे उसमें संहिता का अधिकार चलता है। एक सूत्र है संहितायाम, उस सूत्र का अधिकार चलता है। तो जिस सूत्र, उस संहितायाम सूत्र का अधिकार जिन जिन सूत्रों में जाता है उन सूत्रों में संहिता आवश्यक है, यानी संहिता के विषय में। संहितायाम का तात्पर्य संहिता के विषय में, सूत्र में जरूरी अर्थ या संहिता होनी चाहिए, यानी कि जिन दो विषयों के बीच में संधि होने वाली है उन दो की अत्यंत सन्निधि हो, यह प्रयोजन है। जिन दो वर्णों का हम संधि कर रहे हैं, क्या जिन दो वर्णों का हम संधि कर रहे हैं उन दोनों वर्णों की क्या होनी चाहिए? अत्यंत सन्निधि होनी चाहिए, है ना। संहिता का विषय होना चाहिए। संहिता विषय का तात्पर्य क्या है? अत्यंत सन्निधि हो। अगर दो वर्णों की आपस में अत्यंत सन्निधि नहीं है तो आगे होने वाली जो संधि है, संधि कार्य, वह नहीं प्रवृत्त होगा। यदि वह संधि विधान करने वाला सूत्र संहितायाम के अधिकार में होगा। तो संहितायाम के अधिकार में नहीं है, मान लीजिए कोई कार्य, तो अत्यंत सन्निधि न हो तो भी चलेगा, दूर दूर होने पे भी कार्य हो सकता है। लेकिन जहाँ प्रायः सब में संधियों में संहितायाम के अधिकार में ही विद्यमान है। इसलिए दो वर्णों की, जिन वर्णों में जहाँ कार्य हो रहा है तो संहिता के विषय में ही कहना चाहिए, ठीक है ना। जब तक संहिता संज्ञा नहीं हुई तब तक संधि नहीं हो सकती, इनको आप बिल्कुल समझना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि तात्पर्य कि हर प्रकार से लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, हर प्रकार से वर्णों की अत्यंत सन्निधि, समीपता होनी चाहिए संधि के लिए। तो यह सूत्र है, तो इसका यहाँ पे आप एक बार अवलोकन करें। आप देखिए, वर्णानाम अतिसहित सन्निधि संहिता संध्या स्यात्, ये मूल में भी जो आपके समीप विद्यमान है उसमें भी यह लिखा है। इसमें और कोई विषय तो है नहीं। मान लीजिए आगे जो प्रसंग आएगा सूदी धन उपास्य, जब हम द्वितीया से असंधि का प्रारंभ करेंगे तो असंधि पढ़ेंगे। उससे पहली जो हमें रूप सिद्धि करनी है, संधि का जो उदाहरण है वहाँ शुद्ध्योपास्य का उदाहरण है। इसका उदाहरण है शुद्ध्योपास्य। तो सूदी धन उपास्य ऐसा विग्रह है, तो वहाँ पे सूदी के भकारोत्तरवर्ती इकार और उपास्य में पकार से पूर्ववर्ती उकार, है ना। सूदी के जो इकार है कि नहीं, धकारोत्तरवर्ती इकार बोलेंगे, और उपास्य में जो वह उसको पकार पूर्ववर्ती उकार, इन दोनों में यानी कि ई और उ में अत्यंत वर्णों की सन्निधि है, समीपता है, इसलिए संहिता का विषय है। तभी आगे इको यणचि सूत्र प्रवृत्त होता है। वो क्या कहता है इको यणचि सूत्र? इका स्थाने यणादेश भवति अजादौ प्रत्यय अचि परे संहितायाम विषये। वृत्ति में भी लिखा होगा, है ना, इका स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। तो संहितायाम विषय संहिता होनी चाहिए। प्रथम सूत्र में ही निर्देश कर दिया है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रथम सूत्र संधि का है इको यणचि, इसमें संहितायाम विषय प्रत्येक सूत्र में निर्देश नहीं करेगा। प्रत्येक सूत्र में हमको स्वयं समझना है कि संहितायाम विषय है अथवा संहिता के अधिकार में यह है। इतना ही इस सूत्र का तात्पर्य। इस सूत्र, इससे ज्यादा इस सूत्र में कोई तात्पर्य नहीं है। अगला सूत्र है हलोनंतराः संयोग। हलोनंतराः संयोग है ये जो सूत्र है, यह सूत्र संयोग संज्ञा करता है। तो इसका शीर्षक हम क्या लिखेंगे? संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। क्या? संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। संयोग संज्ञा करता है, कुछ वर्णों के समूह की यह संयोग संज्ञा करते हैं। कुछ दो वर्णों की अथवा दो से ज्यादा वर्णों के समूह की संयोग संज्ञा करता है, ठीक है। अब संयोग संज्ञा का फल हमें आगे, संहिता संज्ञा का फल मैंने बताया
है ना। अब संयोग संज्ञा का फल हम तत्त स्थान पर अध्ययन होगा, ठीक है। तो अलोनंतराः संयोगा किम करोति, अलोनंतराः संयोग इति सूत्रम संयोग संज्ञां करोति। अस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति, अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। कति पदानि सन्ति, अतः त्रिपदात्मिकं सूत्रम वर्तते। कानि कानि तानि त्रीणि पदानि उच्यते। हलः इति प्रथमान्तं, प्रथमा बहुवचनान्तं, हलः इति प्रथमा बहुवचनान्तं, अनन्तराः इति प्रथमा बहुवचना, अनन्तराः इति प्रथमान्तं बहुवचनान्तं, संयोगः इति संयोगः इति प्रथमान्तं। तो इसमें वृत्ति में लिखा है अजभिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। वृत्ति में क्या लिखा है, अजभिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। देखिए वृत्ति में क्या लिखा है उसमें, है ना। हलोरंतरः संयोग के नीचे क्या लिखा है, अजभिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है, ये हम। अब पुनः अब हिंदी में हमने इसका क्या अर्थ लिखा है, अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है, स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे। अभी केवल उपदेश है, केवल कथन मात्र है ना। अचों से जो अजभी अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञा, उसका हिंदी में अर्थ क्या बोलेंगे, अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है। अचों से अव्यवहित का तात्पर्य समझिए। व्यवहित मतलब व्यवधान। क्या व्यवहित शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यवधान। व्यवहित शब्द बनने में जिस धातु प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय को छोड़ के जिस धातु और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है व्यवहित शब्द बनने में, वही धातु और वही उपसर्ग का प्रयोग व्यवधान बनने में भी प्रयोग हुआ है। अंतर यही है कि व्यवहित में कृता प्रत्यय है इसलिए व्यवहित बना, और व्यवधान में लुट प्रत्यय होके व्यवधान बना। प्रत्यय भेद है लेकिन धातु वही है, उपसर्ग वही है, इसीलिए समानार्थक शब्द है व्यवहित और व्यवधान। व्यवधान भाववाचक है और व्यवहित एक प्रकार से क्रियापद है, या ऐसा समझ सकते हैं, है ना। कृता प्रत्यांत शब्द है जिसका अर्थ हो चुका व्यवधान न हुआ हो, थोड़ा भूत अर्थ को स्पष्ट करता है। तो अचों से अव्यवहित यानी कि अच के द्वारा जिसका व्यवधान न किया गया हो। अच्छा, अचों के बीच में व्यवधान कौन करेगा बताइए, क्षमा करें, अच किस में जाके व्यवधान करेगा। वर्ण कितने प्रकार के, दो, एक हल और एक अच, दो ही प्रकार के वर्ण हमने पढ़े हैं। जितने भी वर्ण हैं यदि उन वर्णों को हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो दो ही भाग, क्या क्या होंगे वो दो भाग, एक अच वर्ण और दूसरा हल वर्ण। अच वर्ण किन किन सूत्रों से बताए गए वर्ण समाम्नाय में, आई ओन रिल ए ओंग आई औच, ये 4 सूत्रों से। और हल वर्ण कितने सूत्रों से बताए गए, 10 सूत्र से, हय वर्ण से लेकर हल तक 10 सूत्रों से हल वर्णों का उपदेश किया गया है, ठीक है ना। दो प्रकार के वर्ण हैं, अच वर्ण और हल वर्ण। विभागीकरण तो बहुत हो सकते हैं, विभागीकरण बहुत किया जा सकता है, हर प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, ठीक है ना। एक अच है, एक, अब हम 4-5 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। एक अच वर्ण स्वर वर्ण, एक स्पर्श संज्ञक वर्ण कुचु टुटुकु, है ना, कवर पावर चावर, और एक अंत संज्ञक वर्ण, एक ऊष्म संज्ञक वर्ण। इस प्रकार से कई विभाग कर सकते हैं आपस में, ऐसे भी और भी हो सकते हैं, उसको अभी रहने दीजिए, ठीक है ना। उस प्रकार अब 2 प्रकार के वर्ण, ठीक है ना, यानी कि अचों से अव्यवहित हल की, यहाँ हल का व्यवधान न किया गया हो। हलों में किसके द्वारा व्यवधान हो सकता है, अच के द्वारा, है ना। यदि कहीं हल वर्ण का समूह है, अगर वहां पे अच आ जाए मध्य में तो उसको क्या कहेंगे, अच के द्वारा व्यवहित, अच के द्वारा व्यवहित। जैसे र आ म अ, र आ म अ, यहाँ पे हल वर्ण क्या है, र आ म अ में र और म,
इसमें किसका द्वारा व्यवधान किया गया? अच। कौन? आ और अ, ठीक है ना। ये होता व्यवहित, समझिए पहले, यानी व्यवधान किया गया हो, है मध्य में उपस्थित हो गए, हल वर्ण के साथ जुड़ गए। अब हमें क्या सूत्र में बताया गया? अव्यवहित, यानी कि अव्यवधान, व्यवधान न किया गया हो, अव्यवधान, व्यवहित न किया गया हो, अव्यवहित। तो ठीक है ना। अब जैसे अचों का व्यवधान न हो, मान लीजिए कोई इंद्र शब्द है, इंद्र शब्द में ई के बाद न के बाद द के बाद र के बाद अ। इसको मैं लिख के थोड़ा दिखाता हूं। देखिए जरा, सब लोग देखें जरा। कोई इंद्र शब्द है, इंद्र में यदि वर्ण अलग करेंगे, ई, धन न, धन द, धन रे, धन अ, ये बना है। अब इसमें देखिए, न द र के मध्य में किसी अच के द्वारा व्यवधान नहीं किया गया है ना, किसी भी अच का व्यवधान नहीं है। तो अचों से अव्यवहित जो समूह है वही यही है। अचों से अव्यवहित समूह कौन है? न द र। अचों से अव्यवहित हलों का समूह, है ना। सूत्र का अर्थ क्या है? अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है। क्या अर्थ है? अचों के द्वारा अथवा अचों से, है ना, अचों से व अचों के द्वारा अव्यवहित हल की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। अचों से अथवा अचों के द्वारा, है ना, अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है। जो लोग ज्वाइन कर देना, कोई होंगे। अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा। तो यहाँ पे न द र में क्या है? किसी भी अच के द्वारा इस समूह में व्यवधान नहीं है, ठीक है ना। व्यवधान नहीं होने से क्या हो गया? इस समूह की क्या हो गई? क्या हो गई? इस समूह की संयोग संज्ञा। तो न द र की क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। कोई भी, है ना, जैसे किसी का नाम दत्त है तो द दिख नहीं रहा सर, एक मिनट, अ, द, अ, त, त, अ। यहाँ पे दो तकार में संयोग संज्ञा हुई है। इन दो में किसी भी अच के द्वारा व्यवधान नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे व्यवधान किया गया, आकार द और त के बीच में आकार का व्यवधान है, इसलिए यहाँ संयोग संज्ञा नहीं हुई, लेकिन दो त में संयोग संज्ञा हो गई। बहुत सरल है। अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है। अब संयोग संज्ञा का जो फल है हम आगे आएगा, बहुत सारे सूत्र हैं, संयोग अंत से लोप इत्यादि, है ना, बहुत सारे सूत्र हैं जिनमें संयोग संज्ञा का फल आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट जो अंतिम सूत्र है वह है सुप्तिगंतम पदम। क्या सूत्र है? सुप्तिगंतम पदम। देखिए, सुप्तिगंतम पदम, ठीक है। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। इसका शीर्षक क्या लिखेंगे? पद संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। पद संज्ञा विधायकम। अब सुप्तिगंतम इति प्रथम एकवचनांतम, सुप्तिगंतम इति प्रथम एकवचनांतम, है ना, और पदम इति प्रथम एकवचनांतम, है ना, प्रथमा विभक्ति एकवचन। समास क्या है? समास ऐसे लिख देंगे, सुप च तिंग च, है ना, तयो हो इतरेतर योग द्वंद्व सुप्तिंगौ। तयो हो इतरेतर योग द्वंद्व सुप्तिंगौ, ठीक है ना। सुप च तिंग च तयो हो इतरेतर योग द्वंद्व सुप्तिंगौ,
अब सुप्तिंगों के बाद फिर आगे समास क्या लेंगे? अब हमें तो बनाना है सुप्तिंगंता में, तो सुप्तिंगों बनाए, तो सुप्तिंगों अन्ते अस्ति यस्य तत् सुप्तिंगंतम, यह ऐसा समास बना है। ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, इस पीडीएफ में बनाया दिया हुआ है, ठीक है ना। सुप्चा तिंचा तयो तेरे तरियो द्वंद्व सुप्तिंगौ सुप्तिंगौ अंते अस्ति यस्य तत् सुप्तिंगंतम, ठीक है। अब यहाँ जो सुप्तिंगंतम जो समस्त पद है, तो थोड़ा सा खोल के लिखा है। क्या लिखा है? सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्। क्या लिखा है? सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्। तो खोल के स्पष्ट करके लिखा लीजिए। अब सुबंत और तिगंत ये समझा दे क्या होता है। सुबंत में अगर सुबंत का अर्थ करेंगे तो सुबंत का अर्थ क्या होता है, देखिए, सुप अन्ते अस्ति यस्य तत् सुबंतम, ठीक है। और तिगंतम क्या है? तिगंतम में समास करेंगे तो क्या बनेगा? तिंग अन्ते अस्ति यस्य तत् तिगंतम, ठीक है ना। सुबंतम तिगंतम, सुप अंत में हो जिस समुदाय के, तिंग अंत में हो जिस समुदाय के, सुबंत और तिगंत। तो सुप और तिंग क्या होते हैं? सुप और तिंग प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय कौन होते हैं? सु औ जस अम और सस ताप भ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस ङसिब भ्याम भ्यस घस ओस आम नी ओस सुप, इनको क्या बोलते हैं? सुप प्रत्यय, है ना। कौन से होते हैं? सु औ जस इत्यादि हम अभी अजंत और हलंत प्रकरण में, सुबंत प्रकरण में पढ़ेंगे। और तिंग प्रत्यय क्या होते हैं? टिप तस जी सिप थस था मिप वस मस स्त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, ये ऐसे इत्यादि ये सुऔजस यदि 21 प्रत्यय हैं और तिप्तंग तिंग कितने हैं? ये कितने प्रत्यय हैं? 21 प्रत्यय हैं। और ये कितने हैं? 18 प्रत्यय हैं, ठीक है ना। तो ये सुबंत और यानी कि जिन समूह के, जिस समूह के, जिस वर्णों के, जिस शब्द के अंत में सुबंत सुप हो, उस शब्द को सुबंत बोलेंगे। उस सुबंत की पद संज्ञा होती है किस सूत्र से? सुप्तिगंतम पदम से। जिस शब्द के अंत में तिंग प्रत्यय हो, ठीक है, जिस शब्द के अंत में तिंग प्रत्यय हो, उसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है, ठीक है ना। अब यानी कि सुबंत और तिगंत। अब एक सिद्धांत है, बहुत पहले दिन भी मैंने बताया था, अपदम न प्रयुंजीत। क्या? अपदम न प्रयुंजीत। अपद का जो अपद है उनका प्रयोग नहीं करने। अपद मतलब न पदम अपदम, न पदम अपदम, जो पद नहीं है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अशुद्ध माना जाता है ना। तो व्याकरण का सिद्धांत क्या है? शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना, शुद्ध शब्दों का व्यवहार करना। तो इसीलिए जिनका सुबंत पद हैं या सुबंत शब्द हैं या जो तिगंत शब्द हैं, उन्हीं की पद संज्ञा होती है, उन्हीं का ही वाक्य में प्रयोग होगा। उसके अलावा और किसी का प्रयोग नहीं होगा। सुबंत और तिगंत अनिवार्य रूप से होने चाहिए, ठीक है ना। सबको समझ में कि नहीं आया सब? ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से आपके पास यह आया, ठीक है ना। अब इन तीनों का आगे प्रयोजन आ गया, इन तीनों सूत्रों का, ठीक है ना। ये तीन सूत्र अंतिम यहाँ क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आगे इन तीनों से ही कार्य प्रायो शुद्धि उपास्य पढ़ने के लिए संयोग की जरूरत है। पद को भी समझना जरूरी है। क्यों? संयोगांत से लोपः सूत्र है आगे। क्या सूत्र है? संयोगांत से लोपः। उसमें संयोग का भी तात्पर्य है और पद का भी तात्पर्य है। संयोग संज्ञा भी जानना जरूरी है उस सूत्र के लिए और पद भी जानना जरूरी है। इको यंची सूत्र है, वहाँ संहिता जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ बताए गए। बाकी ऐसा नहीं है कि व्याकरण में या लघु सिद्धांत कौन में प्रयुक्तमान होने वाले
संज्ञाएं इतने इतने मात्र नहीं हैं, बहुत सारी संज्ञाएं हैं, लेकिन तत्त स्थान पर वो सब संज्ञाएं आएंगी। आगे गुणकारी आएगा, गुण का विधान होगा तो गुण संज्ञा बताएगा, वृद्धि कार्य आएंगे तो वृद्धि संज्ञा आएंगी, तत्त संज्ञाएं आती जाएंगी। ये तो प्रारंभ करने के लिए, थोड़ा सा आगे रास्ता बढ़ाने के लिए मार्ग बताया गया है संज्ञा प्रकरण के माध्यम से। अब मैंने ये यहाँ पे इति संज्ञा प्रकरणम, ठीक है। अब एक विषय और है, कल प्रतिपदा है, प्रतिपदा को हम लोग व्याकरण का अध्ययन नहीं करते, इसलिए कल अनध्याय रहेगा। कल क्या रहेगा? अनध्याय। और दूसरा मैं एक विषय यह कहना चाहता हूँ, अभी कुछ विषय अभी समाप्त नहीं हुए हैं, अभी सब लोग रहिएगा, कि मैं ये चाहता हूँ कि 7 दिन में 5 दिन तो कक्षा हो जिसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, यूट्यूब में भी मिलेगा आपको। 2 दिन ऐसी कक्षा होगी जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और इंटेलेक्चुअल ग्रुप में आप सब लोग जुड़े। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे कुछ या आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछना है तो वह आप पूछ सकते हैं। वीडियो सब लोग ऑन रखें, है ना, जो लोग उपस्थित रहेंगे, ताकि एक दूसरे का परिचय भी प्राप्त हो और जिससे मुझे भी यह ज्ञान हो कि जो मेरा श्रम है, जो आपका परिश्रम है, दोनों चीज़ वो चीज़ सार्थक हो रहा है। ठीक, तो इसके विषय में अभी चिंतन करते रहिएगा। अभी कक्षा के अंतिम में मैं इस विषय को पुनः पूछूंगा। आगे चलते हैं। अब मैंने आज सबको 2 PDF भेजा था। एक आज कक्षा 10, देखिए 10 कक्षा में समाप्त हो गया संपूर्ण संज्ञा प्रकरण, ठीक है ना। 3 कक्षा हम अभी विलंब से चल रहे हैं, हमारी ट्रेन लेट चल रही है, यानी 3 स्टेशन लेट है। संज्ञा प्रकरण आने के लिए 7 स्टेशन होना चाहिए था, 7 स्टेशन में संज्ञा प्रकरण समाप्त होना चाहिए था, मंगलाचरण से लेकर, भूमिका से मंगलाचरण से लेकर, लेकिन हम लोग अभी 10 स्टेशन पहुँच, है ना, 3 स्टेशन हम अभी विलंब से हैं। एक बात और, आज जो दूसरा PDF उसमें प्रश्नावली है, उसमें 50 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के विषय में थोड़ा चिंतन करना चाहेंगे। अगर सबके पास वो प्रश्न हैं तो वो खोल लीजिएगा, और नहीं तो मैं यहाँ इसके माध्यम से भी प्रश्न दिखाना चाहूँगा। कई बार स्क्रीन में थोड़ा धुंधला आता है, तो एक बार वो भी देख लीजिए। देखिए, अब जो यहाँ पे जो है, ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो भी मैंने विषय का अध्ययन कराया है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो भी विषयों का अध्ययन है, वो सारे विषय यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपने इन सब विषयों का अध्ययन कर लिया और उत्तर दे दिया तो आप समझिए पास हैं। कोई बात नहीं, सभी का उत्तर न चाहिए। अगर 50 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के प्रश्न हैं, और आप इन 50 में से 35 और 40 नंबर 35 नंबर भी लेके आए तो आपने संज्ञा प्रकरण अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो ये प्रश्न हैं, आप लोग मुझे कल शाम को 8 बजे तक मुझे जिस नंबर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर में प्रश्न लिखकर आप स्कैन करके मुझे दे सकते हैं, ताकि नाम सहित, नाम और फ़ोन नंबर और उत्तर, प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल उत्तर लिखने से चलेगा। तो मुझे ज्ञान हो जाएगा कि हमारा यह जो प्रयास है कितना सार्थक हो रहा है। तो ये जो 50 प्रश्न हैं, 50 में अगर 35 या 40 प्रश्न भी जिन्होंने 35 या 40 से जिसने भी अधिक प्राप्त कर लिया, यहाँ कोई घोषणा नहीं करेंगे, बस उसका जो परिणाम है वह मेरे तक सीमित रहेगा, या कोई व्यक्तिगत रूप से कोई संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से तो उसका समाधान भी किया जाएगा। कोई
उत्तर का कोई सार्वजनिकता या यहाँ से कक्षा के माध्यम से घोषणा नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब आप इन प्रश्नों को देखिए। तो पहला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, मैं एक एक प्रश्नों को समझा रहा हूं अभी। दूसरा प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों में अचों को कितने सूत्रों से और हलों के कितने सूत्रों से दर्शाया गया है। दूसरा प्रश्न ये है, ये भी मैंने आज इसका उत्तर आज ही दे दिया मैंने। ठीक है ना। और तीसरा जो प्रश्न है वह है हयवर आदि का आकार, तो इसलिए टॉ नहीं लिखा है ना। हयवर आदि का आकार हल प्रत्याहार में क्यों नहीं आता। ठीक है ना। ठीक है, हल प्रत्याहार में ह य व र लेते हैं, लेकिन इनमें जो आकार है हम वो नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है। और चौथा चतुर्दश सूत्रों का क्या प्रयोजन है, जो इसका भी हम पढ़ चुके हैं। 14 सूत्र हैं, वो माहेश्वर सूत्र किस लिए हैं, ये पहले दिन या दूसरे दिन, दोनों दिन हमने इसका अध्ययन किया था। और इत संज्ञा का क्या फल है, ये भी हमने पढ़ा है। एक मुख्य फल, एक गौण फल, दोनों हमने पढ़ा किया है। और हलंत्यम सूत्र क्या काम करता है। ठीक है ना। हलंत्यम सूत्र क्या काम करता है, यह भी हमने पढ़ा। क्या आदर्शन का क्या अर्थ है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है ना। आदर्शन देखिए 7वां नंबर, 7वां प्रश्न क्या है, ऊपर चला गया। आदर्शन का क्या अर्थ है, ये भी लिखना है। 8वां प्रश्न देखिए, अण अच हल आदि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है। अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार आदि जितने भी प्रत्याहार हैं उनकी संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है। फिर उसके बाद आगे व्याकरण में कितने प्रत्याहारों का व्यवहार किया गया है ना। और 10वां प्रश्न, किन्हीं 10 प्रत्याहारों के वर्णों का प्रत्याहार के क्रम से लिखिए। 10 प्रत्याहार में 10 प्रत्याहार लिखकर उनके वर्ण भी लिखने हैं। ठीक है नहीं। ठीक है, उनके वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे अच में कितने आ रहे हैं, हल में 10, कोई भी 10 प्रत्याहार लीजिए, उन 10 प्रत्याहारों के वर्ण लिखिए। ठीक है ना। और 11वां नंबर, दीर्घ संज्ञा विधान करने वाला सूत्र। दीर्घ संज्ञा किस सूत्र से विधान किया था वो लिखना है। 12वां, हल वर्णों की ह्रस्व दीर्घ एवं पुरुष संज्ञा क्यों नहीं होती है। ठीक है ना। हल वर्णों की ह्रस्व दीर्घ एवं पुरुष संज्ञाएं क्यों नहीं होती हैं, बड़ा विचार करिएगा। 13वां, समाहार किसे कहते हैं, ये भी हमने बताया था। 14वां, किन किन अचों के 12 भेद और किन किन अचों के 18 भेद होते हैं, है ना। किसी के 12 भेद होते हैं अचों के, और किन्हीं अचों के 18, वो आपको लिखना है। 15वां, एचों के 12 ही भेद क्यों होते हैं, 18 क्यों नहीं होते, ये भी आपको लिखना है। ठीक है ना। अब 15 प्रश्न हो गए। अब देखिए 16वां प्रश्न ऊपर, किस अच का दीर्घ नहीं होता और किस अच का ह्रस्व नहीं होता, ये भी लिखना है। अच तो बहुत सारे हैं, लेकिन किन किन अच का ह्रस्व नहीं होता है और किन किन अच का दीर्घ नहीं होता है। 17वां प्रश्न, अनुनासिक किसे कहते हैं। ये सारे बहुत है ना, सारे बहुत सरल प्रश्न हैं, सबने अध्ययन किए हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं। 18वां प्रश्न, स्थान और प्रयत्न क्या है। 19वां प्रश्न, स्थान किसे कहते हैं और प्रयत्न किसे कहते हैं। 19वां प्रश्न, ब ह य ठ घ, ये कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों को आपको उच्चारण स्थान बताना है। क्या बताना है, उच्चारण स्थान। फिर 20वां प्रश्न है, ब और ग की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती है। अब जिसने सवर्ण संज्ञा, किन के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है, जिसने ये समझा है वही बता पाएगा कि ब और ग की क्यों सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। फिर 21वां प्रश्न है, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र बताएं, किस सूत्र सवर्ण संज्ञा करते हैं। 22वां सूत्र, ऋण वर्ण योर्मिता सावर्ण्यम वाच्यम की वार्तिक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये मैंने पीडीएफ में लिख के भेजा था, इस सूत्र की आवश्यकता क्यों है। फिर आगे लिखा है 23वां प्रश्न, यदि आदिर अंत्येन सूत्र न होता तो क्या हानि, है ना। आदिर अंत्येन सहित सूत्र नहीं होता तो क्या होता। 24वां प्रश्न, पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ बनाया। बहुत सरल प्रश्न है। फिर 25वें प्रश्न लिखा है, व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ किसने बनाया। ठीक है ना, महाभाष्य, ये भी मैंने बताया। 26वां, उपदेश किसे कहते हैं। 27वां, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के भेद बताइए। 28वें, संज्ञा प्रकरण के सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय के, मैंने पहले दिन बताया था। और 29वें प्रश्न में वर्ग के सभी 5 कितने वर्ग हैं, उन सभी वर्ग के 5वें अक्षर लिखिए। ठीक है ना, जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं ना, सभी वर्गों के 5वां अक्षर लिखना है, केवल 5, सभी नहीं। 30वां प्रश्न, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए।
ठीक है ना। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। और 31वां प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? ये ऑप्शनल है, आप लघु सिद्धांत कौमुदी का ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 32वां, व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है? ये भी पहले दिन बताया गया। 33वां प्रश्न, स्पर्श संज्ञक वर्णों का क्रमशः लिखिए। स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन कौन से लाए, क्रम से लिखिए। और 34वां प्रश्न, पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? बार बार इसका उच्चारण हो रहा है। संयोग संज्ञा क्या है? सूत्र सहित लिखिए। 35वां प्रश्न, 36वां प्रश्न, सुबंत और तिङंत किसे कहते हैं? ये आज ही बताया गया है। संधि करने के लिए पहले कौन सी संज्ञा होती है? संधि करना है तो सबसे पहले किस संज्ञा की आवश्यकता है? ये भी आज बताया है ना। एक मिनट। और उस पर 38वां प्रश्न, व किस वर्ग में आता है? 5 वर्ग है उसमें। और 39वां, उस संज्ञा किन वर्णों की होती है? 40वां प्रश्न, उपदेश जन्नास के यह सूत्र किन किन वर्णों की किस संज्ञा करता है? ये भी वैसे ये तो मैंने बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर बता देता हूँ। यह उपदेश जन्नासिक अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। किसका करता है? अनुनासिक। ये गलती से यहाँ पे आ गया, इसका प्रयोजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। शिव सूत्रों में कौन कौन से वर्ण 2 बार आए हैं, है ना। तो माहेश्वर सूत्र है, वर्ण समाम्नाने कितने सूत्र 2 बार आए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में कितने सूत्र और वार्तिक हैं, है ना। कितने सूत्र हैं, कितने वार्तिक, गिन के बताइएगा। और सवर्ण से चाप प्रत्यय, इस सूत्र की आवश्यकता संक्षेप में समझाइए। कल स्पष्ट किया था बहुत अच्छी तरह से। विसर्ग कितने होते हैं, विवरण सहित बताइए। ये भी कल 2-4 दिन पहले बताया था। मंगल पद्य का समास विग्रह बताइए। जो मंगलाचरण है उसमें कितने समास हैं? एक पाणिनीय प्रवेशाय और लघु सिद्धांत, ठीक है ना। उसके बाद गु, इस वर्ण समुदाय में हल क्या है और अच क्या है? गु में हल क्या है, अच क्या है, ये बताना है। सूत्र के साथ लिखे गए 3 प्रकार के अंक क्या बताते हैं? जैसे आपकी जो मूल दिया गया पुस्तक, सूत्र के बाद है ना 3 प्रकार के अंक लिखे हैं उसमें ना, 1, 1, 4 या 2, 1, 4 ऐसा कुछ लिखा है। उसका क्या तात्पर्य है? 48वां, य वाला, इनके कितने भेद होते हैं? ये भी कल बताया था। अब ये और 49 नंबर, संयोग संज्ञा के लिए हलों में किन अक्षरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए? ये 49 नंबर प्रश्न है। और तुल्या से प्रयतम सवर्णम, इस सूत्र का हिंदी में अर्थ बताइए, यह बहुत जरूरी है। तुल्य, ये 50 जो प्रश्न हैं, इन सभी 50 प्रश्नों का उत्तर आपने बताना है, ठीक है ना। 50 प्रश्न। अब मैं यहाँ से खोल देता हूँ, मुझे एक मिनट, नेटवर्क चला गया क्या शायद? ठीक है, नेटवर्क चला गया था, पुनः संभवतः आ गया है। तो अब मेरा आज की कक्षा में इतना ही है। मैं अब कुछ आप सबसे बात करना चाहता हूँ, तो इसमें ये मैं सब पे एक बार म्यूट खोल देता हूँ, ठीक क्या है ना। तो इसका म्यूट जहाँ से खुलेगा मैं देखता हूँ, और जो भी आपके विषय हैं वो आप, म्यूट खुल रहा है क्या आपके में? हेलो, हाँ जी, जी बता, किसी को कुछ पूछना है, कुछ विषय हो तो? नहीं, जैसा आपको लगता है ना, मुझे विस्तृत और हाँ जी, किसी का विस्तृत उत्तर चला जाएगा तो वैसे भी लिख सकती हूँ। हाँ ठीक है, हम लिख, ठीक है, जैसा भी आपको लगता है वैसा लिख दीजिएगा। दीर्घ संज्ञा क्या है? दीर्घ संज्ञा मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये तो प्रश्न है ना, अब ये तो आप स्वयं बताएंगे मुझे। लिखिए जरा, PDF भेजिए मुझे, है ना। और बताएं। लेकिन दीर्घ संज्ञा हमको नहीं आया वो, आप जरा विश्लेषण करिएगा। दीर्घ संज्ञा बताया है ना, ह्रस्व संज्ञा भी बताया, दीर्घ संज्ञा भी बताया, प्लुत संज्ञा भी बताया गया है। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा दे रहे थे आपकी? हाँ, पर्सनल में उसमें मैं आपको लिख के, ग्रुप में लिख के भेज देता हूँ, है ना। जो जिस पे आपको भेजना है, जिस व्हाट्सएप में भेजना है, वो मैं, आप देखिएगा ग्रुप में मैंने आपको नंबर भेज दिया है, ठीक है ना।
हाँ, इस नंबर में भेज दिया है। ये पहले भी नंबर भेजा हुआ ग्रुप में आ गया होगा, इसमें आप भेजिए, ठीक है जी। और बताएं। और कल अनद्या रहेगा, कल अवकाश है, कल कोई अध्ययन नहीं है। स्वः अवकाश वर्तते, स्वः यस्मिन् समय पाठः भवति तस्मिन् समय भवन्तः एतेषां प्रश्नानां समाधानं कर्तुं शक्नुवन्ति। आप सब लोग जो ये समय रहेगा कल का, इसका उसमें सदुपयोग करिए। 50 प्रश्न, अगर 1 मिनट में एक प्रश्न या 2 मिनट 3 मिनट में एक प्रश्न का समाधान होता है तो समय देके जरूर लिखिएगा। हाँ जी, चैनल किस नाम से? हाँ जी, अपना नाम जरूर लिखिएगा। हाँ जी, बताएं। बड़े हैं जहाँ हाँ जी, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही आपकी। आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हाँ जी, ज़रा मैसेज भेजिए, मैं यहाँ पे देख लूँगा मैसेज में। हाँ, नमो नमः। हाँ जी जी। गुरु जी, एक वो है कि जो ये अपना माइक बंद नहीं करते, उसके लिए आप थोड़ा सा अब मेरा सबसे निवेदन है, मैं सब लोग माइक जरूर बंद करें। मैं यहाँ से कल से बंद कर दिया करूँगा इसे ना, ठीक। तो ये जो मैं ये है इसका, मैं इसमें मैसेज कहाँ से आ रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैसेज देखता हूँ, आप मैसेज देख, जिसको भी कोई समस्या आ रही है मैसेज में लिख सकते हैं ना, मैं एक एक का जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, ये आपने लिखा है कि किसी का माइक ऑन है, हम लोग आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग ना माइक जरूर बंद किया करिएगा, ठीक है जी। और बताएं। जब सर क्लास स्टार्ट होती है तो हम उधर से सभी का ऑफ कर दिया था। हाँ, अब मैंने आज देखा कि कहाँ से बंद होता है, मैंने आज देख लिया, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो लैपटॉप चला नहीं पाता हूँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो पाता है, तो ठीक है। और मेरे हिसाब से आज का विषय इतना ही रहेगा। कुछ विषय तो आप, अच्छा, यूट्यूब चैनल का नाम मैं लिखता हूँ श्रीनिवास आश्रम, और श्रीनिवास आश्रम के फेसबुक पेज में भी इसका है ना, श्रीनिवास आश्रम, ये सर्च करिएगा तो इसमें भी आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें अलग से वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। अभी तो वैसे ही अब व्यवस्थित इसको डिज़ाइन करके रखेंगे, तो वीडियो वैसे ही रख दिया है, तो उसमें पहली क्लास से लेकर अभी तक की सभी क्लास हैं। और मैं चाहता हूं कि जो मेरी इंटेलेक्चुअल क्लास है, हाँ, उसके विषय में चर्चा करनी है। जो जैसे हफ्ते में 2 दिन में निर्धारित कर दूंगा, ये 2 हफ्ता, कल मैं बता दूंगा आपको, इन 2 दिन में रिकॉर्डिंग नहीं होगी और आप हमसे साक्षात वार्तालाप कर सकते हैं, या मैं किसी कुछ पूछना चाहूँ तो वो भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।